मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वायरस का डील कर रहे हैं। कोरोना वायरस क्या होता है, वायरस इसके बारे में थोड़ा देख लें। कोरोना जो दो वर्ड से बना हुआ है, कोरोना। कोरोना मतलब होता है क्राउन। कोरो मीन्स होता है क्राउन। जो क्राउन जो विजुअल पार्ट होती है ना, उस तरह का स्पाइन लाइक मटेरियल निकला होता है। और ओना मतलब वृद्ध वृद्ध। तो जो इसका मतलब कि वायरस में ऐसा जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकलता होगा, इसलिए इसके नाम से पड़ा है, कोरोना पड़ा है। दूसरा जो इसको कोविड-19 जो बोला गया है, जो आज के समय में बोला जा रहा है, तो सीओ का मतलब होता है कोरोना, और वीड मतलब वायरस, और डी मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और चूंकि 2019 में आई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कोविड-19। तो अब हम लोग बात चलते हैं, ये तो लोग समझ गए वायरस के नाम के बारे में, समझ गए कि नाम में क्या होता है। अब जो बात होने मेन पॉइंट चलते हैं इस पे कि इट इज डेंजरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस, है ना। लेकिन अब हम इसके बाद चलते हैं इसमें कि जैसे एग्जामिनेशन में लिखना अगर आता हो तब भी, और समझने के लिए भी, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 कि ये जो वायरस है, इसका शेप कैसा होता है। शेप तो यह हेलिकल शेप का होता है। ये हेलिकल शेप होता है ना, इस तरह से बना होता है वायरस। वायरस का जो पार्टिकल होती है ना, वो हेलिकल शेप में रहता, बना हुआ है इस तरह से। इस तरह से वो हेलिकल शेप में ये वायरस रहता है। दूसरा, साइज 50 से 200 नैनोमीटर। तीसरी बात है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये होता है आरएनए, और कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंड, और प्लस पॉजिटिव सेंस। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल होती है इसका। इसमें इन्वेलप होती है, इन्वेलप प्रेजेंट। तो इतना बात को समझना होगा। ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में इस तरह से इस पे स्पान लाइक मटेरियल, जिसकी वजह से उसको कोरोना के नाम से जानते हैं। हेलिकल शेप में ऐसा इस पे स्ट्रक्चर बना होता है। और ये जो रिसेप्टर्स होती है, इसमें दो तरह की रिसेप्टर होती है। एक रिसेप्टर जो होती है उसको हम लोग एस रिसेप्टर बोलते हैं, और एक रिसेप्टर इसमें होती है एसीई रिसेप्टर होती है, अल्फा एसीई रिसेप्टर्स। ये जो वायरस का जो टाइप होता है ना, अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा, 4 तरह का टाइप होता है इसका, ये वायरस का। अब जो बात आती है इस वायरस के बारे में कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय ड्रॉपलेट या फीको और लूट से भी ये इंटर करता है। लेकिन ह्यूमन में ये ड्रॉपलेट ही डिजीज प्रोड्यूस करती है। तो क्या होगी, ये बाय ड्रॉपलेट। जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन में क्या होगी, जैसे उसके स्नीजिंग से ये वायरस बाहर निकला, कफिंग हुआ, कफिंग, इससे क्या हुआ, वायरस निकला बाहर। ये वायरस 1 से 6 फीट तक, 1 फीट से लेकर और 6 फीट तक ये एनवायरमेंट में फ्लोट करती है। और लगभग ये 3 घंटा तक ये हवा में फैलती है। 3 घंटा, 3 आवर फ्लोट इन या फ्लाइट इन एयर।
लेकिन 24 घंटा ये जिंदा रहता है बाहर में। लाइफ कितना होता है इसका? 24 आवर इन इन्वायरमेंट। ये बात याद रखना है कि जो एक पर्सन नॉर्मल जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर कफिंग किया तो वायरस बाहर निकलेगा। तो वायरस जो बाहर निकलेगा वो लगभग 1 से 6 फीट तक वो वायरस हवा में फ्लोट करेगी। 3 घंटा तक वो हवा में फ्लोट करती रहती है। और अगर किसी सरफेस पर अगर चिपक गया, सपोज दैट टेबल पे या किसी स्टूल पे, डोर पे, कहीं भी, तो वो कितना रहेगा? 24 घंटा तक वो जिंदा रहती है। अब जो बात आते हैं इसका तो मोड ऑफ, ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गई। अब आते हैं बात इसमें इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये जो डिजीज है वो कितने दिनों में प्रोड्यूस करेगी? तो लगभग 1 दिन से लेकर और 13 दिन तक, कहीं कहीं 14 दिन भी लिखे हुए हैं, 1 to 13 डेज। लेकिन सबसे जो एवरेज जो बोला जाता है ना, 5 to 6 डेज। इस पे ये जो होती है ना 5 to 6 डेज इसका एवरेज बताया गया है। लेकिन 1 दिन से लेकर के और 13 दिन तक इसका जो होती है वो इंक्यूबेशन पीरियड माना गया। अब जो बात आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होती है? सब लिखना में होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या होगी? सबसे पहला वीक इम्यूनिटी, जो सबसे नंबर 1 है, वीक इम्यूनिटी। नंबर 2 नॉन इम्यूनाइजेशन, नॉन इम्यूनाइज, अभी तो इम्यूनाइज उसका वैक्सीन निकला भी नहीं है, नॉन इम्यूनाइज। थर्ड प्रीवियस रेस्पिरेटरी डिजीज, प्रीवियस रीनल डिजीज, प्रीवियस रेस्पिरेटरी डिजीज और रीनल डिजीज। और रेस्पिरेटरी में भी जैसे आस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो डिजीज है ये बहुत प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसका बहुत कॉमन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग इसलिए क्योंकि स्मोकिंग इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन एंड स्मोकिंग करने वाले पेशेंट को ये ज़्यादा डिजीज अटैक करती है। और इसलिए जहाँ भी स्मोकिंग होती है ना उन लोगों में ज़्यादा अटैक करता है ये, क्योंकि स्मोकिंग से हम बताएंगे आपको कि हमारे लंग्स में जो सल्फेक्टेंट होती है उसकी कमी हो जाती है। अभी हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बताएंगे आपको। तो सबसे पहली बात है पैथोजेनिसिटी। अब चलते हैं हम लोग, ये वायरस क्या इससे प्रोड्यूस करता है, हम लोग के बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करता है। इसको जानने से पहले एक चीज को समझना होगा कि लंग्स का जो अल्वेलाई है, ये अल्वेलाई, जिस अल्वेलाई में 2 तरह का सेल होता है। यहाँ पे अल्वेलाई में एक होता है अल्वेलाई टाइप 1 सेल्स, दूसरा अल्वेलाई टाइप 2 सेल्स, जिसको बोलते हैं न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। तो न्यूमोसाइट 1 यहाँ पर जो होती है न्यूमोसाइट 1 सेल्स, न्यूमोसाइट 1 इसका काम होता है गैस एक्सचेंज। और दूसरा है न्यूमोसाइट 2, इसका काम होता है इसका न्यूमोसाइट 2 सेकंड का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ सरफेक्टेंट अल्फा एंटीट्रिप्सिन, सिंथेसिस ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। तो सरफेक्टेंट और ACE का सिंथेसिस ये न्यूमोसाइट सेकंड करता है, और न्यूमोसाइट 1 का काम होता है गैस का एक्सचेंज करना। ठीक है, तो अगर जो स्मोकर लोग होते हैं ना तो उनका सरफेक्टेंट कमी हो जाती है, तो उसके कारण क्या होती है? अल्वेलाई का फंक्शन कम हो जाता है। अब अल्वेलाई करता क्या है? सरफेक्टेंट का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे हम एक सेल की बात बता रहे हैं, तो अल्वेलाई का एक सेल है, ये एक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसके सरफेस पे कुछ वाटर होते हैं, वाटर का लेयर होता है, वाटर का लेयर। ये वाटर का जो लेयर होता है ये काम क्या करता है ना कि इन्वायरमेंटल एयर जो आती है ना उससे वह प्रिवेंट करता है कि कहीं एयर का ट्रॉमा ना हो जाए। तो ये जो इस वाटर का ड्रॉप का काम क्या होता है कि अपने सरफेस एरिया को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करती है। तो ड्रॉप जब बनता है तो क्या होता है? सरफेस एरिया को क्या करता है? सब कम करती है। इससे क्या होता है कि सेल में प्रेशर बढ़ सकता है,
तो ये सर्फेक्टेंट क्या करता है कि इसको फैला के रखता है, फैला के रखता है, जिससे क्या होता है वाटर का जो सरफेस टेंशन है ये कम हो सके। और प्लस फैला के रखने से फायदा क्या होता है कि आसानी से जो होती है एयर जो होती है यहाँ से आसानी से एक्सचेंज हो जाती है ना। वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ पे है तो वाटर क्या करता है ना, वाटर सिकुड़ने का काम करता है, लेकिन सर्फेक्टेंट इसको क्या करता है डायलेट करने का काम करता है। तो इसलिए सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन होता है कि अल्विलाई को क्या करता है, वो एक्सपेंशन करने में, एक इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है वो। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सर्फेक्टेंट जो होती है अल्विलाई को इलास्टिसिटी प्रोड्यूस किया। अगर सर्फेक्टेंट नहीं रहेगा तो ये वाटर के ड्रॉपलेट की वजह से क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी ये, है ना। ये यहाँ पर ये अल्विलाई क्या होता है धीरे धीरे वो कोलैप्स कर जाएगी, और ये सर्फेक्टेंट जो होती है इसको कोलैप्स होने से बचाता है। अब हम बात आते हैं उसकी पैथोजेनिसिटी पे। तो सबसे पहला जो स्टेप होती है, वायरस इंटर किया, वायरस इंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और कहाँ पर पहुंचेगा, लास्ट पहुंचेगा इन अल्वियोलाई। और कहाँ तक पहुंचेगा, इन अल्वियोलाई। नेक्स्ट स्टेप, वहां पर वायरस का जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वायरस का जो सॉरी कैप्सिड पे जो एस प्रोटीन होती है, स्पाइन प्रोटीन जो होती है, और एसी प्रोटीन्स जो रिसेप्टर होती है, उसका जो मेन रिसेप्टर होती है, तो वायरस बाइंड विथ किससे, न्यूमोसाइट सेकेंड सेल्स, न्यूमोसाइट सेकेंड सेल्स। न्यूमोसाइट सेकेंड सेल से क्या होगा, वायरस बाइंड करता है क्योंकि उसका रिसेप्टर इसके मैच करता है। जैसे बाइंड किया, जेनेटिक मटेरियल इंटर कर गया अंदर, जेनेटिक मटेरियल कौन सा, आरएनए, आरएनए कहां चला गया, इंटर इन न्यूमोसाइट सेकेंड सेल्स, न्यूमोसाइट सेकेंड सेल्स। अब क्या हुआ, वहां जाने के बाद, सेल में जाने के बाद क्या हुआ, वहां पे होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या करती है, जैसे ये सेल है और इस सेल के अंदर जैसे ही आरएनए पहुंचा, यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, इसके साथ बाइंड करके और चला जाता है कहाँ पे, सेल में। सेल में जाने के बाद ये क्या करता है, इसको यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट क्या करता है, जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करती है और बहुत सारा यहाँ पे आरएनए वायरस बन जाता है। अब क्या होगी, यहाँ से प्रोटीएज का फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोटीएज क्या करता है, राइबोसोम से प्रोटीएज बनेगा, और ये प्रोटीएज क्या करता है कि इस वायरस को कैप्सिड बना देता है, और बहुत सारे कैप्सिड बन जाएंगे इस पे, और यहाँ से ये कैप्सिड बन करके, और यहाँ से ये आरएनए वायरस क्या हो जाएगी, सेल से बाहर निकल जाएगी। बहुत सारे कैप्सिड बन करके और ये वायरस क्या हो जाएगी, सेल से बाहर निकल जाएंगे, और ये सेल्स को क्या कर देगा, लाइटिक ब्रेकडाउन। लाइटिक ब्रेकडाउन का मतलब कि सेल को क्या कर देगा, क्षतिग्रस्त कर देगा। अब क्या हो गई, जब ये सेल ब्रेक टूट गया, न्यूमोसाइट सेकेंड सेल ब्रेक कर गया, तो न्यूमोसाइट सेकेंड सेल ब्रेक करने के बाद वायरस क्या हो जाएगी, बाहर निकल गए। तो सबसे पहला स्टेप यही होगी, सबसे नंबर 1 पे, कि जैसे सेल ब्रेक हो गई तो नंबर 1 पे क्या होगी, सर्फेक्टेंट की कमी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ऊपर चलना है। सबसे पहले क्या हो जाएगी, डिक्रीज अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट। तो सबसे पहले क्या होगी, सर्फेक्टेंट की कमी हो जाएगी। अब सर्फेक्टेंट की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में गैस का एक्सचेंज कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, O2 डिक्रीज कर जाएगी। अब बॉडी में O2 का लेवल डिक्रीज करेगा, तो O2 लेवल डिक्रीज करेगा तो फिर क्या हो जाएगी, जो हमारे बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा। अब CO2 जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, हमारे बॉडी में सेंसर सेल होती है कहाँ पे, कैरोटिड आर्टरी में और पार्श्वकोरोनरी आर्टरी में। वह क्या करेगा, स्टिमुलेट होकर के और रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गई, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया, हार्ट रेट भी बढ़ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक तो प्रॉब्लम आ गया, पेशेंट को सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आने लगेगा, समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आने लगेगा कि रेस्पिरेशन रेट उसका प्रॉब्लम आने लगेगी। कैसे हो गया, समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया यहाँ पर कि जो ये जो सेल जब डैमेज हुआ था तो यहाँ पर मैक्रोफेज यहाँ पर अटैक करेगी। मैक्रोफेज जैसे देखिए कि यहाँ कुछ सेल डैमेज कर गया है, तो मैक्रोफेज
इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF ये सिंथेसिस कराएगी। सिंथेसिस करा करके ब्लड में भेज देगी कि यहाँ पर कुछ हो चुका है आकर के। अब वो क्यों भेजेगी? बुलाएगी WBC सेल्स को। तो जहाँ पे ये ब्रेक हो गई है, यहाँ पे हमला हो चुका है वायरस का, वहाँ पर इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड TNF वहाँ पर स्टिमुलेट कर फेगोसाइटिक सेल्स को बुलाएगी, न्यूट्रोफिल को बुलाएगी। अब क्या होगी, और साथ साथ जो इस एरिया का जो ब्लड वेसल्स होंगे, इस एरिया का ब्लड वेसल्स को भी क्या किया जाएगा? डायलेट किया जाएगा। डायलेट। अब क्या होगी, दूसरे नंबर पे इंटरल्यूकिन क्या हो जाएगी, वो हाइपोथैलेमस में जाएगा, और हाइपोथैलेमस में जाने के बाद क्या करेगा, वहां पे फीवर प्रोड्यूस होने लगेगा वहां से। हम तो नंबर 1 पे यहाँ होने लगा, और नंबर अगला प्रोसेस क्या हो जाएगी, फीवर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंटरल्यूकिन हाइपोथैलेमस में जाकर के थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से क्या होता है, फीवर होने लगता है। अगला, अब यहाँ तो फीवर होने लगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही वेसोडाइलेशन हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लड प्लाज्मा का सब्सटेंस यहाँ इनफिल्टर करेगी। अब ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे इनफिल्टर करेगा, बहुत सारे प्लाज्मा इनफिल्टर करेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गई, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई, और बहुत सारे न्यूमोसाइट सेकंड भी डैमेज होंगे। अब न्यूमोसाइट फर्स्ट भी यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ साथ जितना भी न्यूमोसाइट फर्स्ट है अल्विलाई, वो कोलैप्स होने लग गए। अब यहाँ पर स्टार्ट क्या हो जाएगी, कोलैप्स ऑफ अल्विलाई। ठीक है, अल्विलाई कोलैप्स होने लगेगा, फ्लूइड आ गई यहाँ पे, यहाँ का एरिया कंसोलिडेशन हो जाएगी। इस एरिया में क्या हो जाएगी, कंसोलिडेशन, सेल डैमेज होने लगेगी, और ये सिम्टम क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमोनिया। अब यहाँ पर न्यूमोनिया लाइक अपीयरेंस आ गई। अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण धीरे धीरे क्या हो जाएगी, किडनी का फंक्शन बंद हो जाएगी, मल्टी सिस्टेमिक ऑर्गन पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, लीवर का फंक्शन भी डिस्टर्ब होने लगेगा, और धीरे धीरे बॉडी में सिविरिटी बढ़ जाएगी। ये था इसका मेन पैथोजेनिसिटी, यानी कैसे कैसे अल्विलाई में गया और वहां पर रिप्रोड्यूस किया। अब जो बात आती है सिम्टम पे, सिम्टम कहाँ से स्टार्ट हो गई, सबसे पहला सिम्टम कहाँ से स्टार्ट हो गई, पेशेंट को थ्रोट में इरिटेशन होगी, उसको कफिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद रेस्पिरेटरी में जैसे वहां पर सर्फेक्टेंट की कमी हो गई, डिज्निया स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपेक्टोरेशन, साउंड डेवलप होने लगेगा पेशेंट को, रेस्पिरेटरी साउंड होने लगेगा पेशेंट को, उसके बाद फीवर आने लगेगा पेशेंट को, फीवर कंटिन्यू होगी, धीरे धीरे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेगा, इसमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गया पेशेंट को, साइनोसिस कंडीशन बनने लगता है, कफिंग और ज़्यादा बढ़ने लगता है, फीवर और ज़्यादा इंक्रीज करने लगती है, धीरे धीरे किडनी का जो फंक्शन वो डिक्रीज होने लगता है, बॉडी में यूरिया बढ़ने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, पोटासियम बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी में स्वेलिंग भी होने लगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, लीवर का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, लीवर का प्रॉब्लम होने से लीवर फेलियर होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगी, SGPT, SGOT, बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सब बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ब्रेन का फंक्शन, नर्वस सिस्टम का फंक्शन, यह भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ये सब इतने मल्टी सिस्टम्स, मतलब कि इतना किडनी फेल, लीवर फेल, ब्रेन फेल, हार्ट फेल, कई ऐसे सिम्टम इसमें और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट के साथ। अब जब हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन करा के देखेंगे, अगर सपोज दैट कैसे हम पता कर पाएंगे इसके लिए, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है PCR टेस्ट, जिसमें एंटीजन का टेस्ट होती है। ये इसमें हम लोग डायरेक्ट ये क्या चीज का टेस्ट है, ये एंटीजन का टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट हम लोग जो सैंपल होती है थ्रोट से निकाल करके और पॉलीमराइज कर करके, जिसमें लोग ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को डाल करके और प्लस पॉलीमराइज करके और प्लस इसके हम लोग DNA के अमाउंट को देखते हैं कि यह है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है। नंबर 2, टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर थोड़ा टफ है, कॉस्टली है, इसलिए जल्दी नहीं की जाती है, लेकिन टिश्यू कल्चर में भी यह पॉजिटिव आएगी। अगला है एनिमल इनोकुलेशन, एनिमल इनोकुलेशन ये भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर एलाइजा फॉर कोरोना वायरस, करके देख सकते हैं, उसमें रिपोर्ट क्या आएगी, पॉजिटिव। नहीं तो फिर रैपिड कार्ड टेस्ट ऑफ कोरोना, इसमें रिपोर्ट क्या आएगी, पॉजिटिव। TLC करेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा रहेगा। डीएलसी में लिम्फोसाइटोसिस, ESR इंक्रीज और CRP
इंक्रीज। इस तरह से क्या हो जाए, हम लोग इसका हम लोग डायग्नोसिस करके देख लेते हैं। और एग्जामिनेशन भी ऐसे ही लिख रहा होता है, एग्जामिनेशन में आती है तो हम लोग एग्जाम से जैसे जैसे प्रोसेस से बता रहे हैं उस प्रोसेस से हम लोग पैथोजेनिसिटी के बाद सिम्टम लिख करके, साइन और कॉम्प्लिकेशन लिख करके और डायरेक्ट हम लोग इस पे चलते हैं। मैनेजमेंट इसमें तो आएगा नहीं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, इस लोग सबसे पहला इम्यूनिटी को हम लोग बूस्टअप करते हैं, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट भी करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसमें वार्म चीज को अप्लाई करते हैं और दूसरा चीज की दूसरे पेशेंट से इसको अलग रखते हैं। और ट्रीटमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका वही होती है कि इस इम्यूनिटी को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, वार्म चीज को स्ट्रॉन्ग कर वार्म चीज देते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई, ये दो जो होता है वो नेसेसरी होती है जिसको हम लोग देते हैं। बाकी तो बहुत सारा मैनेजमेंट आप जानते ही होंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन इतना जरूरी होती है कि विटामिन सी, विटामिन ई, वार्म वाटर और प्लस डाइट मैनेजमेंट, ये सब को हम लोग जल्दी करते हैं लोग। ये इस वायरस के लिए मैनेजमेंट में करते हैं हम लोग। यह एग्जामिनेशन आता है हम लोग यहाँ से, जहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन चले थे, इंट्रोडक्शन के लेकर के इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद उसका लास्ट में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, उसका पैथोजेनिसिटी, सिम्टम एंड साइन, कॉम्प्लिकेशन और इन्वेस्टिगेशन, इतना हम लोग को इसके बारे में मेनली जानना था। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वायरस में चलते हैं फिर। थैंक्स।